चलो, गांधी पर बातें हो रही थी हमारी। और गांधी में हमने उनके प्रारंभिक आंदोलनों पर बात कर ली है। चंपारण देखा हम लोगों ने, और अहमदाबाद, ये दो हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, अब एक और उनका मोमेंट, खेड़ा किसान आंदोलन। तो खेड़ा किसान आंदोलन भी 1918 का ही है। 1918 का हम देखते हैं खेड़ा किसान आंदोलन है। अब ये आंदोलन हुआ क्यों, इसके कारण क्या है? तो अब देखो कि खेड़ा किसान आंदोलन के कारणों पर अपने बात करें तो एक तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल ही रहा है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण महंगाई है, एक बात। ठीक है, दूसरा क्या रहा है? प्लेग। प्लेग के कारण भी देखते हैं समस्या रही है। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण महंगाई है, फिर आप देखोगे प्लेग है, और यहाँ की फसल भी खराब हो गई है। फसल भी हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ की खराब हो गई है। इसके कारण यहाँ के जो किसान हैं, यहाँ के किसान आंदोलन कर रहे हैं। ठीक है, अब फसल खराब हुई, और इस प्रकार का एक नियम था कि यदि 25% से ज़्यादा यदि फसल खराब हो तो लगान में छूट रहेगी, तो लगान में छूट दी जाएगी। लेकिन यहाँ फसल ज़्यादा खराब हुई, इसके बावजूद हम देखते हैं कि यहाँ के किसानों को किसी भी प्रकार की छूट नहीं मिलती है। और किसी भी प्रकार की छूट नहीं मिलने के कारण यहाँ के जो किसान हैं, यहाँ के किसान आंदोलन करते हैं। और प्रारंभ में इन्होंने जो आंदोलन किया, प्रारंभ में आंदोलन को नेतृत्व दे रहे थे मोहनलाल पांड्या और शंकरलाल पारिक। प्रारंभ में जो मूवमेंट है खेड़ा का, खेड़ा गुजरात के अंदर है। खेड़ा जगह कहाँ की है? गुजरात के। और गांधी भी कहाँ से आते हैं? गुजरात से ही आते हैं। तो प्रारंभ में आंदोलन मोहनलाल पांड्या और शंकरलाल पारिक के द्वारा जो आंदोलन है, आंदोलन यहाँ किया गया। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि आंदोलन आगे बढ़ता है, और यहाँ के लोगों के द्वारा भी आमंत्रित किया जाता है गांधी को। और गांधी यहाँ से जुड़ते हैं 22 मार्च 1918। 22 मार्च 1918 को गांधी यहाँ जुड़ जाते हैं। और आप देखो कि गांधी यहाँ जुड़े, और गांधी के द्वारा यहाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो प्रयोग है वो भी गांधी ने पहली बार यहीं किया था। सविनय अवज्ञा का प्रयोग गांधी ने पहली बार यहाँ किया। किस प्रकार से? तो मोहनलाल पांड्या ने यहाँ एक कुर्क हुई जमीन पर इन्होंने फसल काटी। तो जमीन कुर्क है, तो सरकार ने उस जमीन पर किसी भी प्रकार की गतिविधियों से रोक लगा रखी है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ की फसल को काटा गया मोहनलाल पांड्या के द्वारा। तो इस प्रकार से सविनय अवज्ञा अवज्ञा का जो पहला प्रयोग है, पहला प्रयोग भी हम देखते हैं कि गांधी के द्वारा यहाँ किया गया। ठीक है, फिर यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल भी गांधी से यहीं जुड़ते हैं। ठीक है, इंदुलाल याग्निक गांधी से जुड़ते हैं। और गांधी जब यहाँ आए तो गांधी के साथ थे विट्ठल भाई पटेल, और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के भाई हैं ये। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के भाई विट्ठल भाई पटेल के साथ में गांधी यहाँ आ रहे हैं। और गांधी के द्वारा यहाँ गठन किया गया था गुजरात सभा का। गांधी यहाँ किसका गठन कर रहे हैं? गांधी के द्वारा हम लोग देख रहे हैं कि जो गुजरात सभा है, गुजरात सभा का भी गठन गांधी के द्वारा यहाँ किया गया था। ठीक है, सॉरी, गुजरात सभा ने बुलाया था गांधी को, गठन इन्होंने नहीं किया है। गुजरात सभा जो है वो गांधी को आमंत्रित कर रही है। ठीक है, तो गांधी को गुजरात सभा ने आमंत्रित किया, और गांधी आए हैं किसके साथ में?
विठल भाई पटेल के साथ। और सविनय अवज्ञा आंदोलन का पहला प्रयोग भी हम लोग देख रहे हैं यही हुआ है। और गांधी के साथ यहाँ इंदुलाल याग्निक, महादेव देसाई, शंकरलाल बैंकर, अनुसुईया बेन, ये सारे जो लोग हैं ये सारे लोग भी गांधी के साथ इस आंदोलन से जुड़ते हैं। ठीक है, इंदुलाल याग्निक, महादेव देसाई, शंकरलाल बैंकर, अनुसुईया बेन, सरदार पटेल जैसे जो लोग हैं, सरदार पटेल जैसे लोग यहाँ गांधी के साथ में जुड़ते हैं। ठीक है, और आंदोलन आगे बढ़ता है। और आंदोलन आगे बढ़ने के कारण क्या रहा है कि यहाँ भी सरकार जो है, सरकार एक आदेश निकालती है। और सरकार आदेश निकालती है कि उन्हीं किसानों से वसूली की जाए जो किसान सक्षम है। तो लगता है कि ये आंदोलन भी क्या रहा है, सफल रहा है। लेकिन यहाँ जब तक ये सरकार आदेश निकालती है तब तक 93% किसानों से वसूली की जा चुकी थी। ठीक है, 93% जो किसान हैं उन किसानों से सरकार अपना जो लगान है, अपना लगान वसूल कर चुकी थी। ठीक है, तो यहाँ आप देखो कि सरकार ने आदेश निकाला। और आदेश क्या है कि भाई जो सक्षम है उसी से ही लगान की वसूली की जाए। और 93% तक लगान की यहाँ वसूली, 93% किसानों से लगान की वसूली हो चुकी थी। लेकिन वापसी का कोई आदेश नहीं है। जैसे हम लोगों ने चंपारण में बात देखी थी, चंपारण में हमने देखा था कि जो वसूल कर लिया था उसका कितना परसेंट, 25% जो है वो वापस हुआ था। ठीक है, फिर हमने देखा कि अहमदाबाद के अंदर क्या रहा है, अहमदाबाद के अंदर जो वेतन वृद्धि है वो गांधी के कारण 27.5% जो है, 27.5% जो है वो उनके वेतन में जोड़ा गया। लेकिन यहाँ जब ये आदेश आता है कि जो सक्षम है उन्हीं से ही वसूली की जाए, तब तक 93% जो किसान हैं उन किसानों से वसूली की जा चुकी थी। ठीक है, लेकिन यहाँ से गांधी को लाभ क्या हुआ है, गांधी के साथ आप देखो कि जुड़ते हैं कौन यहाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है यहाँ जुड़ने के बाद हम देखते हैं कि सदा ही गांधी के लिए जुड़ ही जाते हैं गांधी। सही है। ठीक है, फिर आप देखो कि सविनय अवज्ञा का प्रयोग हमने देख लिया। फिर एक पुस्तक है खेड़ा का इतिहास। ये पुस्तक लिखी किसने, शंकरलाल बैंकर। ठीक है, ये जो पुस्तक है हम देखते हैं कि शंकरलाल पारिख के द्वारा ये जो पुस्तक है ये पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, और जो हार्डीमैन है, हार्डीमैन कहते हैं गांधी को कि ये आपका पहला वास्तविक आंदोलन है। तो गांधी का पहला वास्तविक आंदोलन, गांधी का पहला वास्तविक आंदोलन हार्डीमैन किसे कह रहे हैं, हार्डीमैन कह रहे हैं खेड़ा किसान आंदोलन को। ठीक है, तो इस प्रकार से खेड़ा की बात हुई। अब ये जो तीनों आंदोलन है, इन तीनों आंदोलन का यदि हम लोग देखें सीक्वेंस, इनका यदि देखा जाए क्रम, तो क्या रहा है कि पहले चंपारण है, जिस क्रम हमने पढ़े उसी क्रम में चंपारण, फिर अहमदाबाद है, और उसके बाद ही क्या है, खेड़ा है। ये इन तीनों आंदोलनों का सीक्वेंस है। ठीक है, अब इन तीनों आंदोलनों से गांधी को लाभ क्या रहा है, इनसे गांधी ने प्राप्त क्या किया। तो गांधी की प्राप्ति की बात करें तो एक तो इन्हें हम देखते हैं कि जिनको सब कॉन्ट्रैक्टर्स कहा गया है, तो एक तो इनको बड़े पैमाने पर अनुयायी यहाँ मिलते हैं, इनके विचारों के जो फॉलोवर्स हैं। ठीक है, तो फॉलोवर्स इनको मिलते हैं यहाँ, जिनमें सरदार वल्लभ भाई पटेल भी एक थे। ठीक है, दूसरा गांधी जनता से जुड़ते हैं, गांधी का जुड़ाव जनता से होता है। चंपारण में हुआ, फिर हम देखते हैं अहमदाबाद है, खेड़ा है, तो जनता से जुड़ा हुआ। और गांधी ने अपने तौर तरीकों से लोगों को गांधी ने परिचित करवाया। तो एक प्रकार से आगे के जो गांधीवादी आंदोलन है, आगे के गांधीवादी आंदोलनों से भी जनता का परिचय हो जाता है। ठीक है, तो लाभ क्या रहा है, एक तो अनुयायी यहां मिले, दूसरा जनता से जुड़े और आगामी आंदोलनों की पृष्ठभूमि तैयार हुई।
पृष्ठभूमि तैयार हुई और गांधीवादी गांधीवादी तरीकों से जनता का परिचय। ठीक है, जैसे सत्याग्रह जैसी जो बातें हैं, भूख हड़ताल जैसी जो बातें हैं, वो लोगों के जनमानस में गई। और आज भी आप देखो कि आंदोलनों के लिए क्या किए जाते हैं, ज्ञापन दिए जाते हैं, भूख हड़तालें की जाती है, आमरण अनशन किया जाता है। आज भी हम देखते हैं कि लोकतंत्र के अंदर इस प्रकार से जो है सरकार से अपनी मांगे बनवाई जाती है, अधिकारियों से अपनी मांगे बनवाई जाती है। ठीक है, तो ये प्रारंभिक जो आंदोलन है, प्रारंभिक आंदोलनों का जो लाभ है गांधी को मिलता है। और ये इन आंदोलनों के हम लोग देख रहे हैं कि जो आपकी सीक्वेंस है, ये इनकी सीक्वेंस रही है। तो ये चीज़ें आप इसमें ध्यान रखेंगे। ठीक है, अभी तक के जो मूवमेंट है, गांधी के अहिंसक तरीके से मूवमेंट चलते रहे हैं। हालांकि गांधी हिंसा कभी नहीं करेंगे। और यहाँ तक के जो मूवमेंट थे, इसमें हम देखते हैं कि सरकार की साइड से भी कोई बड़ा एक्शन नहीं है। और बाकी दो जो मूवमेंट है गांधी के, भाई चंपारण, कोई छोड़ दे, चंपारण की बात करें तो चंपारण में भी क्या है भाई, जो यूरोपीय नील्हे है वो विपक्षी पार्टी है, तो डायरेक्ट तो सरकार है नहीं। अहमदाबाद में तो सामने कौन है, मिल मालिक, आपस का भारतीयों का ही मामला है। जो खेड़ा का जो आंदोलन है, खेड़े का आंदोलन हम लोग देख रहे हैं कि दूसरी तरफ क्या है, सरकार है, दूसरी तरफ सरकार है। इसीलिए जो हार्डी मैन है वो कहते हैं कि गांधी का पहला वास्तविक आंदोलन है, क्योंकि सरकार के विरुद्ध होता है ना आंदोलन, तो इसलिए उनको पहला वास्तविक आंदोलन कहते हैं। लेकिन यहाँ भी कोई बड़ा हर्ज नहीं था, क्योंकि 93% जब किसानों से वसूली हो गई है और आप यदि डिमांड कर रहे हो, और आपने क्या काम किया था, आप प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी के द्वारा सेना में युवाओं को भर्ती होने के लिए भी प्रेरित किया था। इसीलिए तो उनको क्या कहा जाता है, भर्ती करने वाला सार्जेंट उनको कहा जाता है। ठीक है, भर्ती करने वाला जो सार्जेंट है वो कहा जाता है किसको, गांधी को, है ना। ये बात भी अपने देखें तो जो आपके गांधी हैं, गांधी को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान भर्ती करने वाला सार्जेंट इन्हें कहा गया था, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इन्होंने युवाओं को या भारतीयों को इन्होंने सेना में भर्ती हेतु इन्होंने तैयार किया था। ठीक है, तो ये चीजें रही। तो इस प्रकार से प्रारंभिक आंदोलन हम लोग देख रहे हैं कि ज्यादा परेशानी गांधी को नहीं आई है। लेकिन अब आप देखो कि गांधी के द्वारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर अंग्रेजों का सहयोग किया गया, अंग्रेजों का सहयोग किया जा रहा है। भारतीय भी जो हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर अंग्रेजों का सहयोग कर रहे हैं। तो अब जैसे युद्ध समाप्त हो रहा था, तो भारतीयों को उम्मीद थी कि भाई हमें कुछ न कुछ प्राप्ति होगी, ऐसा उनको था। लेकिन दूसरी तरफ जो अंग्रेज हुकूमत है, अंग्रेज हुकूमत अलग ही प्रयास कर रही थी। और वो जो अलग प्रयास है वो दिखता है किस रूप में, वो दिखता है रोलेट एक्ट के रूप में। तो एक तो हम ये देखते हैं कि जो रोलेट एक्ट है ये आया, इसके कारण क्या है भाई, रोलेट एक्ट को लाया क्यों गया है। ठीक है, एक तो इसके कारण और एक इसका स्वरूप हम देखते हैं, एक हम देखते हैं आया कैसे है। ठीक है, तो लाने के कारण क्या है, लाने का कारण एक तो 1917 में रूस में बोलशेविक क्रांति होती है, और यहाँ सर्वहारा वर्ग की सत्ता। अब सर्वहारा वर्ग का मतलब क्या है, सर्वहारा वर्ग का मतलब है किसान व मजदूर। तो इस प्रकार से आप देखो कि रूस हमारा पड़ोसी देश, भाई रूस हमारा पड़ोसी देश हमसे ज्यादा दूर नहीं है। तो अब ये 1917 में रूस में जब ये क्रांति हो गई, तब भी अंग्रेज को चिंता है, क्योंकि अंग्रेज जो है वो पूंजीवादी व्यवस्था का प्रतीक है। और ये जो बोलशेविक जो क्रांति है, बोलशेविक क्रांति किसका प्रतीक है, साम्यवादी। तो अब अंग्रेज को लगता था कि भाई रूस जो है भारत के नजदीक है,
और भारत के नजदीक होने के कारण हो सकता है कि वो भारत में भी साम्यवादी सरकार स्थापित करने का प्रयास करे। तो एक तो इसको ये चिंता लग रही थी, ठीक है। और दूसरा क्या रहा है, एक तो ये चिंता, और दूसरा भारत में राजनीतिक चेतना, भारत में राजनीतिक चेतना बढ़ रही है, राजनीतिक चेतना भारत में बढ़ती है, और जिसका एग्जाम्पल हम देखते हैं होम रूल लीग आंदोलन। तो होम रूल लीग आंदोलन के कारण भारत में राजनीतिक चेतना बढ़ी, और इस दौरान ही हम देखते हैं कि जो लाहौर षड्यंत्र केस हम लोगों ने देखा, और उसके पीछे किस प्रकार के प्रयास थे, सशस्त्र क्रांति के प्रयास हुए। तो सशस्त्र क्रांति से भी हम लोग देख रहे हैं कि ये जो प्रयास हुए भारत के अंदर, गदर आंदोलन से जुड़े हुए लोग गए बड़े पैमाने पर भारत के अंदर। तो ऐसी जो गतिविधियां थी, जैसे सशस्त्र क्रांति की योजना होना, भारत में एक राजनीतिक चेतना का आ जाना, और रूस जैसे देश में जो बोल्शेविक क्रांति है, बोल्शेविक क्रांति की स्थापना हो जाना। तो इन सारे कारणों के कारण अब अंग्रेजों को लग रहा है कि अब भारत में हमें कोई इस प्रकार का एक्ट लाना चाहिए कि भारत में जो राष्ट्रवादी गतिविधियां बढ़ रही है, उन राष्ट्रवादी गतिविधियों को रोका जा सके। तो भारत की जो राष्ट्रवादी गतिविधियां हैं, भारत की राष्ट्रवादी गतिविधियों को बढ़ने से रोकना है अंग्रेजों को। तो उसके लिए ये इस प्रकार का प्रयास कर रही है, ठीक है। तो भारत में राष्ट्रवादी गतिविधियों गतिविधियों का दमन इन्हें करना है, ठीक है। तो इसके लिए इनको एक ऐसा कानून चाहिए। तो इसके लिए जो रोलेट एक्ट है, इसके लिए रोलेट एक्ट आता है। तो अभी रोलेट एक्ट के लिए करते क्या है ये, इनके द्वारा दिसंबर 1917 के अंदर, दिसंबर 1917 के अंदर एक न्यायाधीश सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाती है। सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाती है, जिसमें पीसी मित्र और रामास्वामी जैसे भारतीय लोगों को भी शामिल किया जाता है। और ये जो कमेटी थी, इस कमेटी ने बंगाल और पंजाब की गतिविधियों का इन्होंने अध्ययन किया। गतिविधियां किस प्रकार की, जो कागजी कार्रवाइयां हुई थी, तो पंजाब और बंगाल की कागजी कार्रवाइयों का इस कमेटी के द्वारा अध्ययन किया जाता है। और अध्ययन करने के बाद में ये जो कमेटी है, ये कमेटी अपनी रिपोर्ट देती है। तो इस कमेटी का गठन कब हुआ है, दिसंबर 1917 को। किसके अध्यक्षता में, सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में हम लोग देख रहे हैं इस कमेटी का गठन हुआ है। तो ये जो कमेटी है, ये कमेटी बनी दिसंबर 1917 में, एक कमेटी बनी है, और सिडनी रोलेट ने इसकी अध्यक्षता की है। और इन्होंने इसकी अध्यक्षता की है, इस कारण इसका नाम क्या हो गया है, इस कारण इस कमेटी का नाम भी रोलेट कमेटी है। और ये जो एक्ट लेकर आ रहे हैं, उसका नाम भी आपको क्या मिलता है, रोलेट एक्ट के नाम से उसे जाना जाता है, ठीक है। और दो आप देखो इसमें भारतीय हैं, ये भी भारतीय हैं, और ये भी इसमें भारतीय रहे हैं। और इन्होंने जो अध्ययन किया है, अध्ययन इन्होंने कहाँ की कागजी कार्रवाइयों का किया है, तो इनका अध्ययन रहा है एक तो पंजाब और एक बंगाल। तो पंजाब और बंगाल की जो कागजी कार्रवाइयां हैं, कागजी कार्रवाइयों का इनके द्वारा अध्ययन किया गया था, ठीक है। और अब ये जो कमेटी है, इस कमेटी की जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट कब आ रही है, अप्रैल 1918 के अंदर। इस कमेटी की जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट हम लोग देख रहे हैं कि अप्रैल 1918 में ये रिपोर्ट आती है, ये ठीक है। अप्रैल 1918 में रिपोर्ट आई, और रिपोर्ट में जो अध्ययन है, अध्ययन हुआ है कहाँ का, एक तो पंजाब और एक बंगाल की कागजी कार्रवाइयों का अध्ययन इनके द्वारा किया गया है, ठीक है। अब ये क्या चाह रहे हैं, अभी चाह रहे हैं कि भाई इस प्रकार का कानून हो,
जो भारत के लिए सुरक्षात्मक कानून का भी काम कर रही है। सुरक्षात्मक कानून का भी ये जो कमेटी रिपोर्ट करे, रिपोर्ट जो की है, इसके आधार पर भारत के लिए एक सुरक्षात्मक कानून भी चाहते हैं। और इस कानून में इस प्रकार की व्यवस्थाएं थी कि यदि कोई व्यक्ति केवल संदिग्ध है, यदि कोई व्यक्ति केवल संदिग्ध है, ठीक है, या उसके पास में संदिग्ध कोई वस्तु है, तब भी उस व्यक्ति को जेल में डाला जा सकता है। और वो यदि पहले से ही जेल में यदि बंदी है तो उसको आगे और रोका जा सकता है, उसको बाहर नहीं आने दिया जाएगा, उसको बाहर आने दिया नहीं जाएगा, उसको रोका जा सकता है। केवल किस आधार पर? केवल संदेह के आधार पर। अब संदेह तो किसी के ऊपर भी हो सकता है। भी संदेह की बात करें तो संदेह का तो कोई पैमाना नहीं है ना, तो किसी के आधार पर भी संदेह हो सकता था। तो केवल संदेह के आधार पर इसमें व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था, उसको जेल में भेजा जा सकता था। और इसमें इस प्रकार का प्रावधान था कि जो व्यक्ति बंदी बनाया गया है, वो व्यक्ति जो है वो अपने लिए कोई वकील भी नहीं कर सकता है, वो कहीं अपील नहीं कर सकता है, और उसकी दलील कहीं भी सुनी नहीं जाती थी। इसीलिए इसको बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का जो कानून है वो इसे कहा गया, इसे काला कानून कहा गया। इसे काला कानून कहा गया क्योंकि अंग्रेजी हुकूमत ये देख रही है कि जब भारत में राष्ट्रवादी गतिविधियां यदि इसी तरीके से बढ़ती रही तो हमें यहाँ से कभी भी निपटाया जा सकता है। तो उसके लिए जो कार्रवाइयाँ हैं, इस प्रकार के जो कार्य हैं वो किए जा रहे हैं। ठीक है, अब आप देखो कि ये जो कानून है, इस कानून को काला कानून कहा गया है, इसे देश हेतु विघातक कहा गया है, इसे बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून कहा गया है। और इसका हम लोग इसको रोलेट एक्ट कहते हैं सामान्यतः। भाई सामान्यतः इसका नाम क्या है? रोलेट एक्ट इसका सामान्य नाम है। लेकिन रोलेट एक्ट का निम्न में से क्या नाम है, इस प्रकार का यदि सवाल आए तो उसका जो पूरा जो नाम है वो क्या है आपके? द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919। 1919 क्योंकि पारित कब हुआ है? ये पारित हुआ है आपके मार्च 1919 में। हम लोग देख रहे हैं कि जो कानून है ये कानून पारित हुआ है। ठीक है, तो मार्च 1919 में ये कानून पारित हुआ है, इसलिए ये द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919 के नाम से जाना जाता है ये। ठीक है, तो इसे काला कानून कहा गया है। मोहम्मद इकबाल ने इसको काला कानून कहा। इसे देश हेतु विघातक कहा गया है उदारवादियों के द्वारा। जो उदारवादी हैं, उदारवादियों ने इसे देश हेतु विघातक कहा और इसे बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का जो कानून है ये कहा है किसने? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू के द्वारा ये वाला जो नाम है, ये वाला नाम मोतीलाल नेहरू के द्वारा हम लोग देख रहे हैं इसको दिया गया है। ठीक है, और ये कानून क्रांतिकारियों के दमन के लिए लाया गया था। और ये कानून व्यक्ति की जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, ठीक है, एक तो क्रांतिकारियों के दमन हेतु है, ये क्रांतिकारियों के दमन हेतु है। और दूसरा आप देखो कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी इससे प्रभावित होती है। मतलब कोई भी संदिग्ध आदमी उसको आपने जेल में डाल दिया तो इससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी प्रभावित हो रही है। और क्रांतिकारियों के दमन के लिए ये जो कानून है ये कानून लाया गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये कानून आ गया और जब ये कानून पारित हो रहा था असेंबली में, जब ये कानून पारित हुआ तो गांधी भी वहां मौजूद थे, मतलब असेंबली की कार्रवाई में उन्होंने भाग लिया था। तो ये पहला और अंतिम अवसर था जब गांधी केंद्रीय असेंबली में शामिल हुए। ये एक ही अवसर है केवल। और ये कानून इतना बुरा था कि कई सदस्यों ने जो उस समय असेंबली में थे,
जैसे मोहम्मद अली जिन्ना है, मदन मोहन मालवीय है, इस प्रकार के लोगों ने असेंबली से अपनी सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था। और पहली बार गांधी जो है इसकी कार्रवाई में उपस्थित रहते हैं। ठीक है, तो इसमें मजरूल हक है, मोहम्मद अली जिन्ना है, मदन मोहन मालवीय है, B.S. शर्मा है। ये जो लोग हैं, इन लोगों ने क्या कर दिया है, इन लोगों के द्वारा, B.S. शर्मा, इन लोगों के द्वारा हम देखते हैं कि विधानसभा या केंद्रीय विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र इन लोगों के द्वारा दिए गए। और केंद्रीय विधानसभा की कार्यवाही में पहली व अंतिम बार इसमें गांधी भी इसमें शामिल हुए, गांधी भी इसमें शामिल रहे। इसी कार्रवाई में गांधी ने भाग लिया है। ठीक है, इन लोगों के द्वारा हम लोग देख रहे हैं कि जो असेंबली की जो सदस्यता है, असेंबली की सदस्यता इनके द्वारा छोड़ दी गई थी। ठीक है, ये चीज़ें आप इसमें ध्यान रखेंगे। अब ये कानून बाहर आ गया मार्च 1919 में, और जैसे ही ये कानून बाहर आया तो अब इसका विरोध करने का जो है गांधी के द्वारा सोचा गया, और गांधी सत्याग्रह सभा का गठन करते हैं। गांधी सत्याग्रह सभा का गठन करते हैं और गांधी स्वयं ही उसके क्या हैं, अध्यक्ष भी हैं। ठीक है, तो अब देखो कि इस प्रकार से इसके विरोध, एक तो इसका जो स्वरूप है, स्वरूप हमने देख लिया, कोई भी व्यक्ति है, किसी व्यक्ति को इसमें गिरफ्तार किया जा सकता है, कभी भी किया जा सकता है। ठीक है, फिर सत्याग्रह सभा बनती है, और सत्याग्रह सभा की इसका जो गठन है, इसका गठन किसने किया है, गांधी ने। और इसके अध्यक्ष भी कौन रहे हैं, गांधी। और इसमें बाकी जो लोग हैं वो शामिल कौन कौन है, B.G. हार्नीमैन है इसके अंदर, शंकरलाल बैंकर है, D.D. सात्य हैं, और उमर सोभानी इसमें शामिल है। और उमर सोभानी इसमें क्या रहे हैं, सचिव भी रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो सत्याग्रह सभा है, सत्याग्रह सभा का गठन हुआ है गांधी के द्वारा। साबरमती आश्रम में इसका गठन हुआ है, और ये गठन हुआ है फरवरी 1919 में इसका गठन हो गया है। ठीक है, और ये आया कब है, मार्च 1919 के अंदर, तो गठन होने से पहले हुआ है इसका। ठीक है, इसका गठन जो है पारित होने से पहले हो रहा है इसका। तो B.G. हार्नीमैन, शंकरलाल बैंकर, D.D. सात्य, उमर सोभानी, ये सत्याग्रह सभा में शामिल है, और इसका गठन गांधी ने स्वयं ने किया है, और इसके अध्यक्ष भी गांधी है। और किया कहाँ है, साबरमती आश्रम के अंदर। साबरमती आश्रम में फरवरी 1919 में हम देख रहे हैं इसका जो गठन है, इसका गठन किया गया है। अब इसका गठन हो गया है, अधिनियम पारित हो गया है। अब लोगों की प्रतिक्रिया क्या है इसके ऊपर, लोगों की जो प्रतिक्रियाएं रही है वो यदि हम देखें इसमें, तो तिलक की प्रतिक्रिया क्या है। तिलक गांधी जो सत्याग्रह सभा का गठन कर रहे हैं, गांधी विरोध की बात कर रहे हैं कि भाई हम इसका विरोध करेंगे। और जो विरोध की बात हुई उसमें यदि अपन देखें तो विरोध प्रारंभ में तो क्या है, प्रारंभ में तो वही है, पुस्तक लिखना है, पुस्तक छपवानी है। ठीक है, पुस्तक छपवाना, इस प्रकार के तरीके हैं। फिर क्या हो जाता है, फिर हम देखते हैं कि इसमें एक तरीका आ जाता है, हड़ताल भी आ जाता है। गांधी यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, हड़ताल की भी गांधी के द्वारा बात की जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो कार्यक्रम जो लॉन्च हो जाते हैं, तो तिलक के द्वारा गांधी के विरोध का समर्थन किया जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ तिलक के साथी रहे एनसी केलकर के द्वारा हम देखते हैं कि विरोध किया जाता है, और खारपड़े के द्वारा भी इसका विरोध ही किया जाता है। फिर अब्दुल्ला बारी
के द्वारा मुस्लिम लीग का 1918 का दिल्ली अधिवेशन 1918 का दिल्ली अधिवेशन है। उस अधिवेशन में बोलते हुए अब्दुल्ला बारी के द्वारा गांधी को दिलेर नेता कहा गया है। गांधी को किस प्रकार का नेता बताया जा रहा है? गांधी को दिलेर नेता कहा गया। और अब्दुल्ला बारी यहां कहते हैं कि गांधी जितने हिंदुओं को प्यारे हैं, गांधी उतने ही मुस्लिमों को भी प्यारे हैं। मुस्लिमों को भी प्यारे हैं जितने प्यारे किसको हैं? हिंदुओं को प्यारे हैं। ये 1918 के मुस्लिम लीग के अधिवेशन से अब्दुल्ला बारी का इस प्रकार का संबोधन रहा है। ठीक है। फिर एनी बिसेंट के द्वारा प्रारंभ में गांधी का ये समर्थन करती है, लेकिन फिर ये गांधी को राजनीतिक बच्चा कहती है कि गांधी अभी राजनीतिक रूप से बच्चा छोटा है, अभी इसके अंदर मैच्योरिटी कम है, ये विरोध वगैरह जो है विरोध वगैरह होने नहीं चाहिए। ठीक है। अब ये कहती है एनी बिसेंट कहती है कि जो रोलेट एक्ट है इससे किसी भी सभ्य भारतीय को इस एक्ट से कोई दिक्कत नहीं है, इस एक्ट से डरने की कोई बात नहीं है। भाई तो संदिग्ध लोगों के लिए है, यदि आप संदिग्ध नहीं हो तो आपको कोई समस्या नहीं है। एनी बिसेंट इस प्रकार की बात कर रही है। तो एनी बिसेंट के विरुद्ध 4 लेख लिखे किसने? तिलक ने। तिलक के द्वारा एनी बिसेंट के विरुद्ध हम देखते हैं कि 4 जो लेख हैं, 4 लेख लिखते हैं और इनका शीर्षक होता है पुनर्मुसिको भव। इस प्रकार के शीर्षक के साथ, मूसक बोलते हैं चूहे को, तो पुनर्मुसिको भव के शीर्षक से 4 लेख लिखे तिलक ने। और इसके साथ ही इन लेखकों को साथ ही ऐसे कहा जाता है कि एनी बिसेंट का राजनीतिक जीवन इन 4 लेखों के साथ ही तिलक समाप्त कर देते हैं। ठीक है। इतना जो इफेक्ट है, इतना इफेक्ट इनका आता है। तो एनी बिसेंट ने पहले समर्थन किया है और फिर ये गांधी को राजनीतिक बच्चा कहकर के ये संबोधित कर रही है ये। ठीक है। फिर आप देखो कि जो गांधी के कार्यक्रम हैं जिनमें अभी हमने बात की कि प्रारंभ में तो इनके कार्यक्रम क्या थे? प्रारंभ में तो इनके कार्यक्रम हुआ करते थे पुस्तक लिखना, छपवाना, ठीक है, विरोध वगैरह करना। फिर इसमें क्या जुड़ जाता है? फिर हम देखते हैं कि इसमें जुड़ जाता है हड़ताल। ठीक है। फिर गांधी के द्वारा जो हड़ताल है, हड़ताल को भी ये शामिल कर देते हैं। ठीक है। एक कार्यक्रम में यहाँ स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा यहाँ कर ने अदायगी का प्रस्ताव रखते हैं वो। और इस प्रस्ताव का विरोध भी कौन कर देता है? इस प्रस्ताव का विरोध गांधी कर देते हैं। कहते हैं टैक्स वाली जो बात है, टैक्स वाली बात नहीं। और कहते हैं कि भाई साहब आप तो ये बताओ कि जो सत्याग्रह हो रहा है उसका विशेषज्ञ आप मुझे मानते हो ना? गांधी ऐसे कहते हैं कि भाई जब विशेषज्ञ आप मुझे मानते हो तो मुझे कार्यक्रम बनाने दो। तो ये जो चीज है, इस चीज को गांधी के द्वारा शामिल नहीं किया जाता है, जबकि प्रस्ताव है किसका? स्वामी श्रद्धानंद का ये प्रस्ताव है, जिनका मूल नाम हमें क्या मिलता है? मुंशी राम, जिनका मूल नाम था। आर्य समाजी हैं ये, आर्य समाजी हैं ये। तो इनके द्वारा कर नए अदायगी का प्रस्ताव रखा जाता है और इसे स्वीकार नहीं किया जाता है। ठीक है। फिर आप देखो कि इसके बाद गांधी के द्वारा देश की जा रही है यात्रा। देश की यात्रा की जा रही है, क्यों? ताकि रोलेट एक्ट के विरुद्ध समर्थन प्राप्त किया जा सके। और ये जो यात्रा कर रहे हैं
इन यात्राओं में गांधी का हम देखते हैं कि महाराष्ट्र और बंगाल, महाराष्ट्र और बंगाल में इन यात्राओं के दौरान गांधी का विरोध भी होता है, गांधी का विरोध होता है, उसके बावजूद गांधी यात्राएं करते हैं। ठीक है, तो स्वामी श्रद्धानंद का जो प्रस्ताव उन्होंने शामिल नहीं किया है, पहले पुस्तकें छपवाना इस प्रकार की चीजें थी, लेकिन फिर हड़ताल जो है, हड़ताल को भी शामिल कर लिया जाता है। और ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के द्वारा जब हड़तालें वगैरह हो जाएगी तो सर्वाधिक जो विरोध है रोलेट एक्ट का, सर्वाधिक विरोध हम देखेंगे पंजाब के अंदर। सर्वाधिक जो विरोध है हम लोग कहाँ देखेंगे? पंजाब में। लेकिन रोलेट सत्याग्रह है के विरुद्ध जो सर्वप्रथम समर्थन है वो हम देखते हैं कहाँ? दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर हम देखते हैं कि सबसे पहले जो विरोध है, सबसे पहले विरोध किया जाता है। ठीक है, अब ये पूरा कार्यक्रम बन जाता है और गांधी के द्वारा हम लोग देखते हैं कि जो हड़ताल पूरे देश में, जो हड़ताल की तिथि जो रखी जाती है वो रखी जाती है इनके द्वारा 30 मार्च को। 30 मार्च को पूरे देश में हड़ताल की बात करते हैं, लेकिन क्या रहा? 30 मार्च को ये पूरे देश में हड़ताल की बात रखते हैं। 30 मार्च क्यों चुना? क्योंकि 30 मार्च को संडे था, ताकि सीधा जो संघर्ष है, सीधा संघर्ष न हो। और बाद में 30 मार्च के स्थान पर ये अगली तारीख रखते हैं 6 अप्रैल, और 6 अप्रैल को फिर क्या है? संडे ही है, संडे होगा। तो 6 अप्रैल को इन्होंने फिर तारीख जो है तारीख रखी। तो अब बीच में क्या आ गया? गैप आ गया है, और बीच में गैप आने के कारण लोगों के पास में सूचना पहुंचती नहीं है, इसलिए कई स्थानों पर हम लोग देखते हैं कि 30 मार्च को भी हड़ताल हुई है। ठीक है, तो इनके कार्यक्रम में जो हड़ताल के लिए दिन प्रस्तावित है वो इन्होंने पहले रखा है 30 मार्च। 30 मार्च को रविवार था, और फिर इन्होंने जो तारीख है, तारीख रखी इन्होंने 6 अप्रैल। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ जो सूचना है, सूचना कई जगहों तक पहुंची नहीं। इसलिए कुछ स्थानों पर हड़ताल क्या हो जाती है? कुछ स्थानों पर हड़ताल 30 मार्च को भी हम देखते हैं हड़ताल हो जाती है। ठीक है, तो अब आप देखोगे कार्यक्रम बन जाता है और दिल्ली जैसी जगह में भी सूचना नहीं पहुंचती है। तो दिल्ली में हड़ताल कब हो रही है? 30 मार्च। 30 मार्च को हम लोग देख रहे हैं कि दिल्ली में हड़ताल हो रही है। तो रोलेट सत्याग्रह है जिसका नाम रखा गया है, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? दिल्ली से। तो आप देखो कि दिल्ली में 30 मार्च को हड़ताल, और इस प्रकार से देखें तो रोलेट सत्याग्रह की शुरुआत, रोलेट सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से हुई है? दिल्ली से। अब देखो रोलेट सत्याग्रह की शुरुआत दिल्ली से हुई है। यहाँ स्वामी श्रद्धानंद को बुलाया जाता है जामा मस्जिद के अंदर। भाई, जामा मस्जिद में स्वामी श्रद्धानंद को आमंत्रित किया गया, और स्वामी श्रद्धानंद एक हिंदू संत है, और इनको जामा मस्जिद में इनको बुलाया गया है। और जब जामा मस्जिद में ये गए तो हिंदुओं और मुसलमानों दोनों ने इनके चरण स्पर्श किए, दोनों के द्वारा इनके चरण स्पर्श किए गए। और यहाँ हम लोग देखते हैं कि जो हिंदू मुस्लिम एकता है, हमें हिंदू मुस्लिम एकता भी देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से रोलेट सत्याग्रह है कि जो शुरुआत है वो कहाँ से हो रही है? दिल्ली से हम लोग देख रहे हैं कि शुरुआत हो रही है। ठीक है, फिर यहाँ और भी हड़तालें होती है। ऐसे कहा जाता है कि 10 से लेकर के 18 अप्रैल, 10 से 18 अप्रैल तक यहाँ हड़तालें चलती रही। तो 30 को भी यहाँ हुई, और उसके बाद भी हम देखते हैं हड़तालें हुई है। तो रोलेट एक्ट की शुरुआत तो दिल्ली से हुई, लेकिन जो सर्वाधिक विरोध है, सर्वाधिक विरोध कहाँ हुआ? पंजाब के अंदर। सर्वाधिक जो विरोध है, सर्वाधिक विरोध रोलेट सत्याग्रह है का हम लोग कहाँ देखते हैं? पंजाब के अंदर। सर्वाधिक
विरोध यदि आपसे पूछा जाए तो सर्वाधिक विरोध कहाँ हुआ इसका? पंजाब में हम देखते हैं कि जो सर्वाधिक विरोध है, सर्वाधिक विरोध हुआ है यहाँ। ठीक है, यहाँ 30 मार्च को भी विरोध हो रहा है और यहाँ 6 अप्रैल को हम देखते हैं कि बदरुल इस्लाम की अध्यक्षता के अंदर, बदरुल इस्लाम की अध्यक्षता में या इसके नेतृत्व में अमृतसर में 50,000 लोग एकत्र हुए हैं। इतने बड़े पैमाने पर अमृतसर में लोग इकट्ठे हो जाते हैं 6 अप्रैल को, क्योंकि 6 अप्रैल दिन एक डिसाइड था। और 6 अप्रैल के बाद में फिर हम देखते हैं 9 अप्रैल को, 3 दिन बाद ही सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सैफुद्दीन और सत्यपाल की अध्यक्षता के अंदर या इनके नेतृत्व में 9 अप्रैल को हम देखते हैं कि फिर एक बड़ी जो रैली है, एक बड़ी रैली होती है, एक जुलूस निकाला जाता है। और जब ये जुलूस निकाल रहे हैं तो इन्हें प्लोमर, अंग्रेज अधिकारी प्लोमर के द्वारा बुलाया जाता है और बुला करके उन्हें निर्वासित कर दिया जाता है धर्मशाला। और इनको निर्वासित करने के कारण झड़प होती है और उस झड़प में कई अंग्रेज भी मारे जाते हैं। ठीक है, तो ये 6 अप्रैल को बदरुल इस्लाम की अध्यक्षता में, और इसके बाद हम देखते हैं कि 9 अप्रैल और दिन है रामनवमी का दिन है। और यहाँ डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू के नेतृत्व में जुलूस निकाले जाते हैं और इसमें प्लोमर इनको अपने घर बुलाता है और इन्हें निर्वासित कहाँ कर देता है? धर्मशाला। और फिर झड़प होती है जिसमें कई अंग्रेज, ठीक है, हम देखते हैं कि इस झड़प के अंदर कई अंग्रेज भी यहाँ मारे जाते हैं। ठीक है, अब इन घटनाओं को देख करके स्वामी श्रद्धानंद आदि जो लोग हैं वो आमंत्रित करते हैं गांधी को कि आप पंजाब आइए। ठीक है, तो यहां हम देखते हैं कि स्वामी श्रद्धानंद, डॉक्टर सत्यपाल, ये जो लोग हैं ये लोग आह्वान करते हैं कि गांधी आप आइए। ये आह्वान कर रहे हैं किसको? गांधी को। तो गांधी यहाँ के लिए रवाना होते हैं। गांधी के साथ में कौन है? महादेव देसाई। तो महादेव देसाई के साथ में गांधी आ रहे हैं। किसके लिए? पंजाब के लिए गांधी आ रहे हैं। ठीक है, और गांधी को अंग्रेजों के द्वारा हिदायत दी जाती है कि आप पंजाब में प्रवेश न करें। फिर भी गांधी आते हैं और 10 अप्रैल को गांधी को पलवल स्टेशन कहाँ का? हरियाणा का। तो यहाँ से गांधी को पलवल स्टेशन पर गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और गांधी को यहाँ से भेज दिया जाता है किसकी तरफ? बम्बई की तरफ। गांधी को भेज दिया जाता है। और इस घटना के कारण हम देखते हैं कि अहमदाबाद में हिंसक प्रदर्शन होता है। गांधी की गिरफ्तारी से हम देखते हैं कि हिंसक प्रदर्शन हो रहा है। ठीक है, और एक प्रकार से ये जो गिरफ्तारी है ये भारत में पहली राजनीतिक गिरफ्तारी है। ये पहली जो राजनीतिक गिरफ्तारी है वो कौन सी मानी जा रही है? जो पलवल में इनकी गिरफ्तारी हुई है गांधी की, वो पहली इनकी राजनीतिक गिरफ्तारी मानी जाती है।
और गांधी को कहाँ भेज दिया जाता है? गांधी को बंबई की तरफ हम लोग देख रहे हैं कि भेज दिया जाता है। ठीक है, इन घटनाओं का विरोध होता है और इन घटनाओं के विरोध के क्रम हम देखते हैं कि लाला हंसराज जो है वो घोषणा करता है 12 अप्रैल को 12 अप्रैल को वो घोषणा करता है कि कल 13 मई को लाला कन्हैया लाल की अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक की जाएगी। ये घोषणा कौन कर रहा है? हंसराज। 12 अप्रैल 12 अप्रैल को हंसराज के द्वारा घोषणा की गई है कि लाला कन्हैया लाल की अध्यक्षता में हम 13 अप्रैल को जो बैठक है 13 अप्रैल को हम बैठक करेंगे। और वो जगह बताई जाती है कौन सी? जलियांवाला बाग में बैठक की जाएगी। ठीक है, अब इस प्रकार का जो अनाउंसमेंट है, इस प्रकार का अनाउंसमेंट हो जाता है और 13 को बैठक होती है। 13 अप्रैल को बैठक होती है और अब ये जलियांवाला बाग में बैठक होती है और यहां हम देखते हैं कि धारा 144 लगी हुई है। धारा 144 लगी हुई है। तो अब लोगों को पता नहीं है, क्योंकि लोग कहां से आए? आसपास के गांव से आए थे। आसपास के गांव से आने वाले लोगों को इस बात का पता नहीं था कि शहर में धारा 144 लगी हुई है। और दिन किसका है? वैसाखी का दिन है। तो बड़े पैमाने पर सिख यहाँ आ रहे हैं और धारा 144 का ग्रामीण लोगों को इसका ज्ञान नहीं था या इसका पता नहीं था और लोग इकट्ठे होते रहते हैं कहाँ? जलियांवाला बाग के अंदर। और जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठे हो रहे हैं और अभी जो पंजाब का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो कौन है? माइकल ओ डायर पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर है। और अभी वायसराय कौन है? चैम्सफोर्ड अभी वायसराय है। ठीक है, और जो अधिकारी गोलियां चलाने के आदेश देगा वो कौन है? रेगिनोल्ड डायर उसका नाम है। तो वो एक जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो कौन है? माइकल ओ डायर है और ये रेगिनोल्ड डायर है ये। ठीक है, तो अब लोग बाग वहां इकट्ठे हो जाते हैं और इस बात को डायर के द्वारा स्वयं का अपमान माना जाता है। कभी हमने क्या रखा था कि भाई धारा 144 लगी हुई है तो लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। तो लोग इकट्ठे होते हैं। तो यहाँ जो रेगिनल डायर है इसके द्वारा रेगिनल डायर के द्वारा हम देखते हैं कि सिख व गोरखा सैनिकों को लेकर के आता है। और बात है कब की? 13 अप्रैल की। और उस समय का दृश्य क्या है कि उस समय हंसराज भाषण दे रहा था और ये बैठक किसकी अध्यक्षता में हो रही थी? लाला कन्हैया लाल। ये जो बैठक है, इस बैठक की जो अध्यक्षता है, अध्यक्षता कौन कर रहा था? अध्यक्षता कर रहा है लाला कन्हैया लाल। तो इसके द्वारा इस बैठक की अध्यक्षता की जा रही है। तो तभी हम देखते हैं कि जो डायर है, डायर अपने सिख और गोरखा सैनिकों को आदेश दे देता है कि यहाँ आप लोग जो यहाँ भीड़ बैठी थी, इस भीड़ पर चलाई जाती है गोलियां। और सरकार के द्वारा कहा जाता है कि 379 जो लोग हैं
379 लोग यहाँ मारे गए हैं। और इसी घटना को जाना जाता है किस नाम से? जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से इस घटना को जाना जाता है। समझ रहे हैं बात को? तो अब हम आगे बात करेंगे किसके बारे में? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में।